बीजेपी की, जहां पर बीजेपी में अब सिर्फ जिताऊ का फॉर्मूला चलेगा। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी की पहली लिस्ट से इस बात के संकेत मिले हैं। उम्मीदवार चयन में सिर्फ एक ही फॉर्मूला चला है और वो है जीत का फॉर्मूला। दरअसल आपको बता दें, बीते रोज बीजेपी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पहली सूची जारी कर दी है प्रत्याशियों की। और बता दें आपको, मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर 39 कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान हो गया है। छत्तीसगढ़ की यहाँ पर बात करें तो 21 कैंडिडेट्स के नाम की घोषणा हो गई है। और ऐसे में अगर पहली लिस्ट पर गौर किया जाए तो सिर्फ यही देखा जा सकता है कि सिर्फ जिताऊ के फॉर्मूले पर इस बार बीजेपी काम करने वाली है, क्योंकि ना तो उम्र का क्राइटेरिया यहाँ पर चला और ना ही नेता पुत्र का क्राइटेरिया देखने को मिल रहा है। क्योंकि जो पहली लिस्ट सामने आई है उससे तो इसी बात के संकेत मिल रहे हैं। और ये भी संकेत मिल रहे हैं कि जिस तरीके से बीजेपी ने सर्वे कराया है, क्या सर्वे ही इस बार सर्वा रहेगा, उसी के तहत क्या यहाँ पर पहली लिस्ट जो है वो जारी की गई है। क्योंकि अगर हम बात करें चंदेरी की, तो चंदेरी से 75 साल के जगन्नाथ रघुवंशी को टिकट दिया गया है, यानी कि 75 साल के वो हैं। ऐसे में इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि उम्र के क्राइटेरिया को शायद बीजेपी ने यहाँ पर इग्नोर कर दिया है। सबलगढ़ के पूर्व विधायक मेहरबान रावत की बहू को टिकट दिया गया है, यानी कि परिवारवाद को भी शायद बीजेपी ने यहाँ पर इग्नोर कर दिया है, क्योंकि कुछ ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं। क्योंकि पहली लिस्ट पर अगर गौर करें और जो नाम सामने आए हैं उससे तो यही संकेत मिल रहे हैं कि बीजेपी में इस बार सिर्फ जिताऊ का फॉर्मूला ही काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मैदान में है। युद्ध स्तर पर हमारी तैयारियां चल रही है। कांग्रेस कह रही थी कि 1 साल पहले उम्मीदवार घोषित करेंगे, 6 महीने पहले उम्मीदवार घोषित करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने उम्मीदवार के घोषित कर दिए। हमारे सेनापति अब मैदान में है। टिकट के मामले में हमेशा चयन की एक प्रक्रिया है। टिकट के मामले में हमेशा चयन की एक प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने प्रत्याशियों का चयन किया है, सभी पक्षों को ध्यान में रखकर किया है। जिनको चयन हुआ है उन सबको मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो विधानसभा चुनाव की घोषणा के पहले ही बीजेपी ने यहां पर प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। और इस बार जो संकेत मिल रहा है, संकेत यही मिल रहा है कि जिताऊ फॉर्मूले पर इस बार बीजेपी काम कर रही है। चलिए इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। मनोज जी, इस बार हम देख रहे हैं बीजेपी अलग स्ट्रेटेजी पर काम करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि हमने देखा कि विधानसभा चुनाव से पहले 3 महीने पहले प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई। उसके बाद अगर हम लिस्ट पर गौर करें तो ये देखा जा रहा है कि इस बार सिर्फ जिताऊ फॉर्मूला ही काम किया, यानी कि उम्र क्राइटेरिया और जो तमाम बातें की जाती थी परिवारवाद, क्या उसको इग्नोर कर दिया इस बार बीजेपी ने? देखिए, पहली सूची जब हम देख रहे हैं तो वो तो इसी तरफ इशारा कर रही है कि फार्मूला एक ही है, वो फार्मूला है जिताऊ। क्या आप उस विधानसभा में जीत दिला सकते हैं? तो उसके कई स्तर पर सर्वे हुए। जो मेरे पास जानकारी है 5 से 6 सर्वे हुए हैं। अलग अलग एजेंसियों से सर्वे इसमें कराए गए। मध्य प्रदेश के संगठन ने इसमें सर्वे किया और अमित शाह यानी केंद्र की जो टीम है उसने सर्वे किया। उसके बाद मुख्यमंत्री की जो अलग एक टीम थी उसकी तरफ से सर्वे किया और सर्वे में जिनके नाम ज्यादा दिखाई दिए उसको टिक कर दिया गया। बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार जो भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय लीडर थे उनको पता भी नहीं लगा और बहुत अलग तरह से ये सूची जारी कर दी गई। और मैसेज सीधा साफ है कि हम ऐसे लोगों को चुनाव मैदान में लाना चाहते हैं जो 2023 में सफलता दिला सके, क्योंकि ये वो 39 सीटें हैं जहां से भारतीय जनता पार्टी को हार मिला और हार मिलने के कारण सत्ता के नजदीक पहुंचते पहुंचते भी दूरी हो गई। ये बात अलग है कि 2020 में सरकार की वापसी हो गई, लेकिन पूरी सूची को देखा, जैसे सुमावली से एंदल सिंह कंसाना उपचुनाव हारे पर उनसे बेहतर कोई कैंडिडेट नहीं है, इसलिए एंदल सिंह कंसाना पर दांव लगाया। और उसी तरह यदि हम बात करते हैं लाल सिंह आर्य गोहद से चुनाव हारे लेकिन पुनः उन पर दांव लगाया। रणवीर का टिकट वहां से कट गया जो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए थे। चाचौड़ा से बात करें, प्रियंका मीणा को टिकट दिया गया। प्रियंका मीणा वो है जो नई हैं, मतलब अभी हाल ही में उन्होंने पंचायत का चुनाव भी जीता है। मनोज जी, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए 4 जगह से दरअसल, और क्षेत्रवार जरा समीक्षा कर लेते हैं कि किस तरीके से टिकट दिए गए हैं, क्या चीजें ध्यान में रखकर टिकट दिए। इंदौर से हमारे साथ पीयूष पारे जुड़ गए, जबलपुर से अमित सोनिया हमारे साथ जुड़ गए, ग्वालियर से उमेश पराशर और बालाघाट से निशांत बिसेन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी मनोज सैनी जी, ओवर टू यू।
पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगा और समझूंगा आपसे, आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन पीयूष जरा समझा दीजिए कि ऐसा क्या हुआ कि सावेर से राजेश सोनकर को सोनकत शिफ्ट कर दिया गया। और जब वहां बात हो रही, मधु वर्मा पिछली बार चुनाव हार गए, लेकिन क्या मधु वर्मा की हार और जीत का जो अंतर रहा था, जीतू पटवारी वर्सेस मधु वर्मा, और मधु वर्मा को पुनः टिकट दे दिया गया, यानी हारे हुए प्रत्याशी को टिकट भी दिया और राजेश सोनकर को सावेर से शिफ्ट करके यह भी बता दिया कि तुलसी सिलावट शायद वहीं से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। गणित समझा दीजिए। देखिए मनोज जी, जाहिर सी बात है, और आपने जिस तरीके से समीकरणों की बात की है, तो 66 सीटें हैं जो मालवा निमाड़ में आती है, और खास तौर पर इनमें से 11 सीटों पर अभी जो है वो टिकट का ऐलान हो गया है। और जिन चर्चित चेहरों की आपने बात की है, उनमें सबसे बड़ा चेहरा है मधु वर्मा का। पिछले चुनाव में हमने देखा था 2018 में कड़ी टक्कर दी थी, हालांकि 5000 से के लगभग वे मतों से यहाँ पर हार का सामना उन्होंने किया था। लेकिन 2018 के बाद से 2023 तक जिस तरीके से मधु वर्मा ने सक्रियता दिखाई और तमाम जो सर्वे हुए हैं, उन सर्वे रिपोर्ट्स में लगातार एक ही सिंगल नाम आ रहा था, मधु वर्मा का। इसीलिए राऊ जो चुनौतीपूर्ण सीट है, वहां से कहीं न कहीं मधु वर्मा पर भरोसा पार्टी ने जताया है। दूसरी सबसे बड़ी वजह यही रही है कि लगातार वे सक्रियता दिखा रहे हैं और आईडीए में जो उन्होंने काम किए थे, उनका भी लगातार उन्हें इसका बेनिफिट मिला है। तो दूसरी बार पार्टी ने उन पर भरोसा जताया और यही वजह रही है कि जीतू पटवारी को आखिर वहां से कौन टक्कर दे पाएगा। तो मधु वर्मा जैसे एक अनुभवी चेहरा कहीं न कहीं मैदान में उतारा गया है। और जैसा आपने कहा कि उम्र का क्राइटेरिया भी दूर किया गया है, 71 साल की उम्र मधु वर्मा की है, बावजूद उसके पार्टी ने उन पर भरोसा जताकर यह बात जाहिर कर दी है कि पार्टी अब पूरी तरीके से सर्वे के आधार पर ही आगे बढ़ रही है। दूसरा जो नाम है राजेश सोनकर का, तो चूंकि तुलसी सिलावट फिलहाल एमएलए है सावेर से, और लगातार ये कहा जा रहा है कि 2023 में एक बार फिर से कहीं न कहीं तुलसी सिलावट ही चेहरा होंगे। ऐसे में राजेश सोनकर को कहां पर एडजस्ट किया जाए, क्योंकि संगठन का काफी अच्छा अनुभव है और 2018 के चुनाव में काफी कम मार्जिन से उन्होंने जो है वो चुनाव यहाँ से जो वो लॉस किया था। तो ये एक बड़ा समीकरण कहीं न कहीं रहा है। ऐसे में उन्हें सोनकत से मैदान में पार्टी ने उतारा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं, चूंकि आप मालवा से आते हैं और मालवा निमाड़ बड़ा महत्वपूर्ण होता है किसी भी दल के लिए, और यदि हम देख रहे हैं तो कुक्ची से जयदीप पटेल बिल्कुल नया चेहरा है। ऐसा कहा जाता है कि रंजना बघेल के बड़े नजदीकी रिश्तेदार भी माने जाते हैं, तो जयदीप पटेल पर दांव लगाया और बहुत सक्रिय राजनेता भानु भूरिया को झाबुआ से चुनाव मैदान में उतारा, यानी कांतिलाल भूरिया वर्सेस भूरिया दिखाई इसमें देगा। और निर्मला भूरिया पिछली बार चुनाव हारी, लेकिन बावजूद इसके फिर उन्हें टिकट दे दिया गया। इसको लेकर क्या कहेंगे? आप बने रहिए पीयूष मेरे साथ। इस वक्त हमारे न्यूज एट शरद द्विवेदी जी भी जुड़ना। सर आपका बहुत स्वागत है। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हाँ जी पीयूष अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, आपने जिन चेहरों की बात की, खासतौर पर पार्टी ने युवा चेहरों पर भी कहीं न कहीं यहाँ पर दाव खेला है। जयदीप पटेल की बात करें, भानु भूरिया की बात करें, तो आदिवासी अंचलों में लगातार जिस तरीके से 2018 से लेकर 23 तक इन लोगों का परफॉर्मेंस रहा है और लगातार जो सर्वे आए थे उनमें इन्हीं चेहरों के नाम सामने आ रहे थे। लिहाजा कहीं न कहीं इसी सर्वे को आधार बनाकर पार्टी ने इन चेहरों को मैदान में उतारा है। और आपने सही कहा कि झाबुआ जैसी एक कठिन सीट है, जहां ये जो सीट है झाबुआ, ये पूरे जो आदिवासी अंचल है उस पर अपना प्रभाव रखती है। और ऐसे में कांतिलाल भूरिया जैसे एक बड़ा चेहरा कहीं न कहीं यहाँ पर कांग्रेस से एमएलए है। लिहाजा भानु भूरिया जैसे एक युवा चेहरे पर दाव खेलकर पार्टी ने ये बात साबित कर दी है कि युवाओं के जरिए भी कहीं न कहीं यहाँ पर मिशन 2023 के जरिए इन आदिवासी अंचलों में कहीं न कहीं यहाँ पर फतह हासिल करने की कोशिश है। जी चलिए, आप बने रहिएगा। निशांत शरद जी मेरे साथ जुड़े। शरद जी, ओवरऑल हम देख रहे हैं बहुत, यदि इसको बहुत गंभीरता से हम देखते हैं तो नए चेहरे भी दिखाई दे रहे हैं। मैं लौटता हूं, उमेश से बात कर लेता हूं जरा, फिर हम इस मुद्दे पर आगे बढ़ेंगे। उमेश, जरा आप समझा दीजिए, ग्वालियर में भी यदि हम देखें तो रणवीर का टिकट कट जाता है। ऐंदल सिंह कंसाना सबसे कद्दावर नेता माने जाते सुमावली से, भले हार गए उपचुनाव में, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उनसे बेहतर कोई कैंडिडेट नहीं हो सकता था। क्या किस तरह देखें चंबल ग्वालियर को? संबलगढ़ की बात करें या फिर पिछोर की बात करें? जी देखिए, ग्वालियर चंबल संभाग में अभी 6 सीटों पर जो उम्मीदवार हैं बीजेपी ने वो अपने नाम घोषित कर दिए हैं। और अगर सबसे बात की जाए, अगर मुरैना की बात की जाए, तो सुमावली विधानसभा से सबसे कद्दावर नेता है ऐदल सिंह कंसाना है, जो 4 बार चुनाव जीते हैं, 2 बार मंत्री रहे हैं और अभी वर्तमान में भी अध्यक्ष हैं एमपी एग्रो के। तो एक सर्वे में ये खुलकर आया है कि ऐदल सिंह के बराबर वहां पर नेता नहीं है जो जनता में लोकप्रियता रखते हैं और पार्टी से कोई मतलब नहीं है। ऐदल सिंह का सिर्फ चेहरा चलता है और चाहे भले ही पार्टी कोई भी हो, लेकिन ऐदल सिंह से लोग हैं वो आपस में जुड़ते हैं, वहां पर तमाम जो जनता है वो आते हैं और उनके काम करते हैं। यही वजह है कि अब की एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने ऐदल सिंह पर भरोसा जताया है।
अगर सरला रावत की बात की जाए तो पूर्व जो विधायक है मेहरबान सिंह रावत, उनकी बहू हैं सरला रावत, जो कि 2018 में चुनाव हार गई थी और एक बार फिर उन पर बीजेपी ने भरोसा जताया है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जिस तरह से ग्वालियर चंबल संभाग में जो जाति समीकरण होते हैं उसके आधार पर वोटिंग की जाती है, और यही वजह है कि अगर सुमावली की बात की जाए या सबलगढ़ की बात की जाए तो गुर्जर समाज के जो वोट हैं 40,000 से अधिक वोट वहां पर सुमावली में है, और जो सरला रावत है सबलगढ़ से, वहां पर भी जो रावत वोट हैं उनकी बहुबल संख्या है। और यही वजह है कि एक बार फिर पार्टी ने यहां पर इन दोनों ही कैंडिडेट्स पर भरोसा जताया है। प्रियंका मीणा को चाचौड़ा से लाना, एक नया चेहरा प्रियंका मीणा, और पहले ममता मीणा को वहां से टिकट दिया गया था। प्रियंका मीणा बिल्कुल नया चेहरा, ये भी कहा जाता है सरकारी जो अफसर रहे उनकी श्रीमती हैं वो, तो ये भी देखा गया कि इस बार जी बिल्कुल। देखिए बिल्कुल खुल के बात इसमें सामने आई है कि उम्र का इसमें कोई तगादा नहीं रहा है। इस बार सर्वे में जो भी टिकट दिए गए हैं, अगर वो हम उम्र है या नया है उसको भी टिकट दिया गया है। नेता पुत्रों के परिवार के जो लोग हैं उनको भी टिकट दिया गया है, और जो जिनकी उम्र है, जो क्राइटेरिया से उम्र में, जिस तरह से बीजेपी ने पहले कहा था कि जो उम्र का क्राइटेरिया है वो टिकट में रहेगा, लेकिन इस बार ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। चंदेरी से 75 वर्ष के जगन्नाथ जो उनको रघुवंशी, उनको टिकट दिया गया है। तो कुल मिलाकर अभी ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का एक ही फॉर्मूला है, जिताऊ कैंडिडेटों को टिकट देना है इस बार। और जो 39 की जो सूची आई है वो, उससे तो यही संकेत मिल रहे हैं, और आगे भी जो सर्वे होगा वो इसी आधार पर होगा, सर्वे के आधार पर ही टिकट मिलेंगे। और जो बड़े नेता हैं, चंबल में अगर बात की जाए, जो बड़े नेता हैं उनकी भी इस सर्वे में नहीं चली है। पार्टी ने सिर्फ सर्वे के आधार पर ही जो टिकट है वो वितरण किए। आगे भी चंबल में जो भी टिकट रह गए हैं वो भी उसी आधार पर, सर्वे के आधार पर भी टिकट मिलेंगे। जी चलिए उमेश, आप बने रहिए, और मेरे साथ अंचल भी जुड़े हैं, बिंद से, बिंद की बात भी करना है, निशांत भी जुड़े हैं बालाघाट से, वो समीकरण भी समझना है। लेकिन अब सबसे पहले शरद जी मेरे साथ जुड़े हैं न्यूज़8। शरद जी, पूरी सूची पर हम कल भी बात आपसे किए थे, लेकिन अब धीरे धीरे कर जो बातें सामने आ रही है, एक तो ये कि ना तो इसमें उम्र का कोई क्राइटेरिया देखा गया, जो बात कही जा रही थी कि उम्र को देखा जाएगा, परिवारवाद की भी जो बात कही जा रही थी कुछ हद तक उस पर भी विराम लगा है, और दूसरी तरफ हम देखें बाकी जो लोग हैं, हारे हुए लोगों पर भी दांव लगाया। ओवरऑल क्या सिर्फ एक ही मुद्दा है कि हमें कैंडिडेट जिताओ चाहिए? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी विनेबिलिटी का फैक्टर जो है, जो सबसे जीत का जो पैमाना है वो सबसे महत्वपूर्ण पैमाना है, और इसी पर फोकस है पूरा बीजेपी की ये सूची। और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि पूरी कमान दिल्ली के हाथ में है, यानी एक एक चीज़ जो है, सर्वे से लेके तमाम चीज़ें, ऐसा नहीं है कि स्थानीय और प्रदेश स्तर के नेताओं का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उनके सुझाव, उनकी राय के आधार पर ही ये चीज़ें तय हुई हैं। लेकिन एक दिन पहले की अगर हम बात करें तो प्रदेश संगठन के भी कई नेता उस समय भौचक थे जब उन्हें पता चला कि सूची जारी कर दी गई है और नाम फाइनल हो गए हैं। तो ये बताता है कि इस बार पूरी कमान टिकट की जो है वो दिल्ली के हाथ में है। अमित शाह जी और भूपेंद्र यादव जी और ये तमाम जो नेता हैं, ये बहुत ठोक बजाकर एक एक नाम पर विचार विमर्श करके, और पैमाना यही है, जैसा आपने भी संकेत किया कि परिवारवाद को भी कुछ हद तक इग्नोर किया गया है। कोई मामले रहे हैं इस तरह के विवादित तो उनको भी इग्नोर किया गया है, और कुछ ऐसे चेहरों पर भी भरोसा किया गया है जिनके लेकर पिछले चुनाव में भी सवाल उठे थे कि क्या इन पर भरोसा किया जाना चाहिए। लेकिन इसका मतलब साफ है, आने वाली सूची और चौंकाएगी, और जिन नेताओं के मन में उम्र का खौफ था वो निकाल लें। अगर वो जीतने के 100% दावेदार हैं तो बिल्कुल कोई पैमाना नहीं चलेगा। ये पैमाना सिर्फ एक चलेगा कि आप जीत रहे हैं, जीत रहे हैं, जीत रहे हैं। मतलब कुछ की धड़कनें बढ़ गई होंगी और कुछ इस बात को लेकर खुश होंगे कि उन्होंने बहुत बेहतर काम किया है, भले उनकी उम्र 75 से ऊपर हो गई है, उनको टिकट मिलने जा रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा। चलिए एक रीवा से रिएक्शन जल्दी से ले लेते हैं, फिर बालाघाट से निशांत भी साथ में। जी अंचल, बताइए जल्दी, क्या क्या सिनेरियो है और क्या रिएक्शन है वहां इस सूची के सामने आने के बाद? जी अंचल जी। देखिए जी बिल्कुल, देखिए शरद जी, जिस तरीके से विंध्य में 30 सीटें हैं और 30 में से 24 सीटें पहले ही भारतीय जनता पार्टी के खाते में रही थी। एक सीट है चित्रकूट, जो लगातार 2013 और 2018 में भी भारतीय जनता पार्टी हारती आ रही थी, और वहां से सुरेंद्र सिंह गहरबार को उम्मीदवार बनाया गया है। हालांकि 2018 में वो चुनाव हारे थे और उपचुनाव वो नीलांशु से हारे थे, लेकिन इसके बावजूद बहुत पहले तय कर दिया गया है कि अब वो चित्रकूट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होंगे। इससे सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है वो यही आ रही है, क्योंकि हर सीट पे 3 से 4
उम्मीदवार हैं जो लगातार उम्मीदवारी कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी से भी और कांग्रेस से भी। तो भारतीय जनता पार्टी ने जिन सीटों पर उम्मीदवार पहले अपने घोषित कर दिए हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये समय इसलिए भी लिया गया है कि जो बाकी उम्मीदवार थे जिनसे जो टिकट की मांग कर रहे थे या अपने आप को दावेदार बता रहे थे, उनसे सामंजस्य भी प्रत्याशी का बनाया जा सके। क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक भाव रहता है टिकट मिलने के बाद या तो वो विद्रोही हो जाते हैं या पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं। और ऐसे में जब कम समय में टिकट घोषित होती है चुनाव के ठीक पहले, तो उसका सामना करना आसान नहीं होता। लेकिन पहले जिस तरीके से इन सीटों पर, ऐसी सीटों पर जिस पर कांग्रेस लगातार जीत रही थी, उस पर उम्मीदवार घोषित किए हैं। विंध्य में से चित्रकूट इकलौती एक सीट है जिस पर सुरेश, यानी कोई नेगेटिविटी नहीं है अंचल, कोई नकारात्मकता नहीं है, और जो कुछ भी हुआ है वो चुनावी समीकरणों को बहुत ध्यान में रखते हुए हुआ है। सहमत हैं आप? हाँ ना में जवाब दें। जी अंचल। जी बिल्कुल जी। चलिए, बहुत बढ़िया। यानी वही बात, विनेबिलिटी जिंदाबाद। निशांत, आपकी तरफ हम आते हैं। एक दो इक्का दुक्का जो स्वर उभरे इसको लेकर प्रतिक्रियावादी और पार्टी के लिए थोड़ा समझाइश देने वाले कि संभालिए भैया, यहां पर आइए, यहां थोड़ा सा आपको झेलना पड़ेगा, बर्दाश्त भी करना पड़ेगा। बटेरे साहब की पीड़ा झलकी थी थोड़ी सी। आप बालाघाट में ये इक्वेशंस को किस तरह देखते हैं सूची सामने आने के बाद? जी निशांत जी शरद जी, जो ट्रेंड हम हमेशा देखते आए हैं कि जब भी टिकटों का ऐलान होता है तो सबसे पहले जहां मजबूत सीटें होती हैं, आमतौर पर देखते हैं कि या तो सिटिंग एमएलएस की टिकट जारी होती हैं या मजबूत जगहों पर। लेकिन बीजेपी ने एक ऐसा प्रयोग किया है कि उसने हारी हुई सीटों पर उम्मीदवार दिए हैं। कोई सेट पैटर्न नहीं है टिकट देने का, सिर्फ जीत की इच्छा है। इसको हम इस बात से समझ सकते हैं कि छिंदवाड़ा जिले में 2 टिकटें दी हैं, एक सौंसर और एक पांढुरना। सौंसर में उन्होंने 5वीं बार नाना भाऊ मोहोड़ जो कि पूर्व मंत्री है उनको टिकट दे दिया। तो पांढुरना में एक पूर्व जज जिनका जो कि गैर राजनीतिक व्यक्ति रहे हैं, प्रकाश विखे, उनको टिकट दे दिया। बालाघाट जिले में अगर हम आते हैं तो हम देखते हैं कि बैहर में लगातार 2 बार से हार रहे भगत सिंह नेताम को टिकट देने से पार्टी गुरेज नहीं करती। तो वहीं दूसरी ओर लांजी में आम आदमी पार्टी में चले गए अपने पुराने कार्यकर्ता राजकुमार कर्राहे को उसने टिकट दे दिया। आश्चर्य इस बात का है कि जब टिकट मिल गई इसके बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ी। कमाल है सर, किसी भी कीमत पर चाहिए। आपने जी आपने जो जिक्र किया कि थोड़े बहुत विरोध के स्वर, तो जाहिर सी बात है रमेश भटेरे की अगर बात करें तो लांजी एक अभेद किला है, बल्कि यूं कहें कि ये 39 सभी सीटें कांग्रेस के गढ़ हैं और यहां पर बीजेपी के बहुत सारे दावेदार थे। जाहिर सी बात है अगर 15 दिन पहले इन टिकटों का ऐलान होता तो भगदड़ ज्यादा मचती, लेकिन अब लगभग 3 महीने का वक्त है जहां पर ये उम्मीदवार बिल्कुल एक बड़ा मंत्र आपने दिया है कि भगदड़ भी रोकने की एक कवायद है। पहले आप टिकट दे देंगे, भगदड़ रोक लेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात निशांत आपने जो कही है कि आम आदमी पार्टी में गए कैंडिडेट को टिकट दे दिया और उन्होंने पार्टी तब बदली जब आम आदमी पार्टी में जाने के बाद उन्हें पता चला कि टिकट हो गया है। इस पर थोड़ी और रोशनी डालिए जल्दी से, फिर जबलपुर चलते हैं। ये बहुत दिलचस्प बात है, ये बीजेपी की रणनीति को बताता है कि जिस लांजी सीट की हम बात कर रहे हैं जीतना है। जी निशांत जी जिस लांजी सीट की मैं बात कर रहा हूं वहां पर हिना कावरे थंपिंग मार्जिन से जीतती रही हैं 2013 और 2018 में। 2013 और 18 में उन्होंने रमेश भटेरे को एक बार 32,000 और एक बार 18,000 वोट से हराया। राजकुमार कर्राहे पिछली बार भी टिकट हासिल करते करते रह गए थे बीजेपी में। जब वो हाशिए पर चले गए तो उन्होंने आम आदमी पार्टी का रुख कर लिया इसी साल जनवरी में। लेकिन पार्टी को जो ग्राउंड से रिपोर्ट मिली, ये मिली कि कर्राहे एक अच्छे कैंडिडेट हो सकते हैं, तो उन्होंने अंतिम मौके पर कर्राहे पर दांव लगा दिया। और जैसा कि मेरी भी फील्ड में बात हुई है, वो एक अच्छे प्रत्याशी बीजेपी के लिए साबित हो सकते हैं। शरद जी बिल्कुल सही है। और आपकी बात से मनोज माफ कीजिएगा, एक बहुत महत्वपूर्ण बात सामने आती है कि जिस कराहे साहब की कराह को अमित शाह जी ने सुन लिया, और वो अमिताभ बच्चन साहब की फिल्म का गीत है ना, जिसका कोई नहीं उसका तो अमित शाह है यारों, तो कराहे साहब यही गुनगुना रहे होंगे मनोज। बिल्कुल ये गुनगुना रहे होंगे। लेकिन जब निशांत बात कर रहे हैं तो जिन प्रकाश उइके की बात कर रहे हैं, जैसे ही उन्होंने ज्वाइन किया था शरद जी, बंसल न्यूज ने बात की थी उनसे, और उम्मीदें वो जिस तरह अपने साथ लोगों को लेकर पहुंचे थे, तो लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी उन पर दांव लगा सकती। यानी आने वाले दिनों में कुछ और अधिकारी जो पार्टियां छोड़कर आए हैं या अपना रिटायर हुए फिर दिखाई देंगे। जी सिर्फ जीत और सिर्फ जीत और सिर्फ जीत। कर्राहे साहब का अनुभव ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार निगाह रखे हुए उन पर अंतिम समय तक, आप देखिए रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है, पार्टी बदल ली आपने, आम आदमी पार्टी में चले गए जो बीजेपी की आर्च राइवल है,
बहुत ही कट्टर प्रतिद्वंदी है, वहां से आपने लाने में परहेज नहीं किया। यानी दिल्ली दिल्ली दिल्ली, अमित शाह पिछोर का भी उदाहरण उसी तरफ जाता है कि प्रीतम लोधी 6 महीने पहले बाहर हो जाते हैं और वापस उनको ले आया जाता है। जी जल्दी अमित, आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, बताइए जल्दी क्या प्रतिक्रिया है महाकौशल अंचल में। जी अमित बताइए जी। बेशक आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से कल शाम को ही 39 लोगों के नाम डिक्लेयर हुए, उसके बाद हमने महाकौशल के अलग अलग जो क्षेत्र है वहाँ पे भी बात किया, तो कहीं ना कहीं इसको ये माना जा रहा है कि बीजेपी ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। चाहे हम बात करें जबलपुर की विधानसभा की, तो तमाम जो समीकरण थे उसके बाद प्रत्याशियों के नाम घोषित किए। हमारे यहाँ से बरगी विधानसभा से नीरज सिंह को उतारा है, वहीं पे पूर्व विधानसभा से जो है अंचल सोनकर को उतारा है। इन तमाम लोगों के जो समीकरण बरगी में कैंडिडेट मिलने में बड़ी दिक्कत थी, क्योंकि वहां से कांग्रेस के जो प्रतिद्वंदी है वो बड़े मजबूत माने जाते हैं, तो नीरज जी की क्या स्थिति होगी उनके सामने। जी बेशक शरद जी, आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से जो हार का कारण, जिस कारण से 2018 में बीजेपी हारी थी, उसका सबसे बड़ा एक थर्ड पॉइंट था गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, जिसकी वजह से बीजेपी को वहाँ हार का सामना करना पड़ा। वोटिंग परसेंटेज ऑफ बीजेपी उसका कहीं कमी नहीं थी। जो पिछले 2013 में वोट मिले रहे वो 2018 में भी रिपीट हुए हैं, और 2023 में भी उम्मीद है बीजेपी को कि ये जो है वोट जो रिपीट होंगे, जो वोटिंग जो उनकी पर्सनल वोटिंग है बीजेपी की वो, और साथ में जो 2018 में ये गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को कैसे न्यूट्रल करेंगे वहां पर बरगी में, नीरज कैसे न्यूट्रल कर पाएंगे। बेशक ये 3 महीने के जो समय पीरियड दिया गया है, जो पार्टी हाई कमांड है वो भी न्यूट्रल करने के लिए 3 महीने का समय दिया गया है, 3 महीने का फीडबैक दिया तमाम। ये एक महत्वपूर्ण समय है इन लोगों के लिए अपने आप को प्रूफ करने के लिए और अपने आप को क्षेत्र में सिद्ध करने के लिए। हम बात करें पूर्व विधानसभा की, तो पूर्व विधानसभा में भी कुछ इसी तरह के कारण रहे हैं कि कहीं ना कहीं एंटी इनकन्वेंसी रही है बीजेपी के जो कैंडिडेट था उसके खिलाफ। और इस साल 2023 में खबरें आ रही है कि इस बार जो है 2023 में भी जो है 2023 में जो है असदुद्दीन की पार्टी का भी उम्मीदवार खड़ा हो सकता है। बीते नगर निगम चुनाव में भी हमने देखा ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है शरद जी, ये असदुद्दीन ओवैसी। जी बिल्कुल। निशांत आप कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे थे, फिर अमित का एक कंक्लूडिंग रिमार्क ले लेंगे। निशांत जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाह रहा था कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो कि पुराने समय में भी काफ़ी प्रभाव रखती रही है आदिवासियों के बीच, जिसकी अच्छी पैठ है, चाहे मंडला ज़िले की बात करें, सिवनी की, बालाघाट की, मंडला की या फिर डिंडौरी की, इन जगहों पर भी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ पैक्ट की संभावनाएं बीजेपी तलाश रही हैं। जी बिल्कुल ठीक बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यानी जो एलाइज दूसरे हैं, एलाइज तो नहीं कहेंगे उनको, प्रतिद्वंदी ही है, लेकिन वहां सेटिंग तंत्र काम करेगा भारतीय जनता पार्टी का। ये बात भी समझ में आती है कि चाहे वो ओवैसी साहब की पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कैसे भी हो, बीजेपी बाई हुक बाई क्रुक ये कोशिश करेगी कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं उनकी पार्टी, या फिर बात कर लीजिए आप आम आदमी पार्टी, इनके कैंडिडेट बेहतर हैं तो या तो उन्हीं को लेकर आया जाए या कोई और ऐसा अल्टरनेटिव मैकेनिज्म किया जाए जो बीजेपी को नुकसान नहीं पहुंचाए। अमित आप जल्दी से अपनी बात खत्म कर लीजिए, फिर हम लौटते हैं डिस्कशन की तरफ। जी अंचल सोनकर, मैं इस पूरी बात अंचल सोनकर की बात करें तो 2018 में एंटी इनकन्वेंसी की वजह से 27,000 वोटों से अंचल सोनकर को हार का मुंह देखना पड़ा था, लेकिन वहां पे तीसरा दल कोई नहीं था। लेकिन यहाँ पे जो पूर्व विधानसभा है, यहाँ पे जो मुस्लिम मतदाता है वो डिसाइडिंग फैक्टर रहता है, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम मतदाताओं की आबादी ज़्यादा है और यह मुस्लिम मतदाता ही यहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर रहता है। तो इस बार कहीं ना कहीं ये है कि असदुद्दीन पार्टी की जिस तरह से परफॉर्मेंस नगर निगम चुनाव में रही है कि 2 उनके पार्षद निगम पहुंचे जीत के, तो इस बार असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है वो अपना एक कैंडिडेट इस विधानसभा से खड़ा करेगी। तो कहीं ना कहीं जो वोट है वो पोलराइज्ड होंगे और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा कांग्रेस को भोगना पड़ेगा। तो इसको ओवरऑल ये कह सकते हैं कि बीजेपी ने जो टिकटॉक डिक्लेयर किया है वो बहुत सोच समझ के और स्ट्रेटेजी के साथ। चलिए अमित, निगाहें बनाए रखिएगा, आप सभी लोग अपनी अपनी सीटों पर निगाहें बनाए रखिएगा। लेकिन चलते चलते शरद जी से मैं थोड़ा बुंदेलखंड पर भी बात कर लेता हूं, क्योंकि बुंदेलखंड की बात नहीं हुई है। ललिता यादव को वापस आना, महाराजपुर से नए कैंडिडेट को खड़ा कर देना और परिवारवाद भी यहां दिखाई दे रहा है। शरद जी बुंदेलखंड, सबसे बड़ी चीज यह है कि बीजेपी इस बार अपने उन नेताओं को सीट बदलने के लिए, अभी आप भोपाल का इंतजार कीजिए, यहां भी आपको कुछ सीट बदलने के चौंकाने वाले मंजर सामने आ जाएं तो आपको हैरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस बार बीजेपी उन नेताओं को जिनके भीतर जीत का प्रतिशत है या जिन सीट से वो मैदान में उतर रहे हैं वहां नकारात्मकता बीजेपी देखेगी तो जरा सा भी देर नहीं करेगी कि भैया आप वहां से वहां शिफ्ट हो जाइए,
और यहां से जीतने वाले कैंडिडेट यहां आ जाए। तो ये परिवर्तन जी बिल्कुल बिल्कुल शरद जी, और समय इजाजत नहीं दे रहा है, लेकिन ये चर्चा बनी रहेगी। देखिए, आप यदि चुनाव से जुड़ी किसी भी खबर को देखना चाहते हैं, सबसे पहली सूची आई तो बंसल न्यूज पर आपको दिखाई दी। इसको लेकर क्या समीकरण है, मायने क्या है, क्या सीट बदलेगी, क्या नए लोगों को सीट मिलेगी, तो बंसल न्यूज को देखना आप मत भूलिएगा। बने रहिएगा बंसल न्यूज पर। पल पल की खबर, चुनाव से जुड़ी हर खबर लेकर हम आएंगे। सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। जी प्रसन्न। मनोज जी, शरद जी, और हमने यहाँ पर क्षेत्रीय समीकरण भी देख लिए किस तरीके से टिकट दिए गए। तो बीजेपी इस बार जरा हटके तैयारी कर रही है। मकसद 2023 को जीतना है, और इसलिए इस बार ना उम्र का क्राइटेरिया चला और ना ही परिवारवाद का, क्योंकि जीतना चुनाव है और इसलिए सिर्फ जिताऊ फॉर्मूले पर ही बीजेपी काम कर रही है। इसी के साथ फिलहाल इतना ही। आगे बंसल न्यूज पर देखिए हर शहर हर खबर।